डियर स्टूडेंट, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद हमने देखा कि उसके संस्थापकों में बृहद्रथ वंश और उसके बाद हर्यक वंश। बृहद्रथ वंश के बारे में चर्चा की थी। उसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इन सब का उल्लेख महाभारत और पुराणों में हमें मिलता है। उस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जरासंध के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार वो महाभारत की लड़ाई में मारा जाता है, और उसके अंतिम शासक रिपुंजय के बारे में आपको बताया था। मोस्टली यही चीज आपसे पूछी जाती है। उसके बाद हर्यक वंश आता है, और हर्यक वंश में जो संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार उसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, और जो अपने पड़ोसी शक्तिशाली महाजनपद थे उन पर अपनी कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों के आधार पर उसने विजय प्राप्त की थी। इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक होगा अजातशत्रु पर, जो हर्यक वंश का बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक माना जाता है। अजातशत्रु का अगर हम कार्यकाल देखें तो 492 ईस्वी से 462 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। उसका नाम कुणिक था। बार बार पूछा जाता है कुणिक नाम से कौन सा शासक हुआ है प्राचीन भारत में। तो कुणिक नाम से इसको पहले जाना जाता था, और वो फिर अजातशत्रु के नाम से 492 ईस्वी में मगध का शासक बनता है। उसके शासनकाल में मगध साम्राज्यवाद का बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ था, और उसने अपने राजनीतिक सत्ता को शीर्ष पर पहुंचा दिया था। प्रोफेसर चौधरी भी ऐसा मानते हैं कि प्रशिया यानी उस समय प्रसा को बोलते थे, जो यूरोप में है, बहुत शक्तिशाली देश था। तो प्रसा के जो फ्रेडरिक द्वितीय की तरह अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति का ही पालन किया। यद्यपि पिता से उसके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। जैसे कि हम मानते हैं, पीछे जब बिंबिसार को पढ़ा था कि कैसे उसको पितृहंता भी इतिहास में कहा जाता है कि अपने पिता की हत्या कर ही वो मगध के साम्राज्य पर काबिज हुआ था। लेकिन यह है कि उसने अपने पिता की नीति का पालन किया। उसका शासनकाल हर्यक वंश का बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उसने सैनिक अभियान प्रारंभ करने से पहले अपनी राजधानी एवं राज्य की सुरक्षा का प्रबंध किया। राजधानी क्या थी? राजगृह थी उस समय, और इसी उद्देश्य से उसने राजगृह की किलेबंदी जो थी उसको काफी मजबूत वह करता है। राजगृह में एक नई 4 दीवारी भी बनाई गई, यानी किलेबंदी तो की, लेकिन उसके चारों तरफ उसने 4 दीवारी भी उसकी करवाई। राजगृह से दूर गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण भी वह करवाता है, वो जो बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी भी बनता है। तो इस प्रकार अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करके अजातशत्रु अपने सैनिक अभियान को प्रारंभ करता है। तो एक प्रारंभिक स्थिति अजातशत्रु की यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार वो फ्रेडरिक द्वितीय जो प्रशा का सम्राट था उसकी नीति पर चलता है, और उसी के आधार पर वह नीतियों को लागू करता है। और सबसे पहले वह अपनी राजधानी को सुरक्षित करता है, चाहे वो किलाबंदी करवाए, चाहे वो 4 दीवारी बनवाए। अब सबसे पहले अजातशत्रु का जो संघर्ष होता है वो कौशल के साथ संघर्ष होता है, क्योंकि इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण यहाँ हम देखते हैं कि वो ये था कि कौशल देवी यानी कि बिंबिसार की जो रानी थी, तो उसको जो काशीग्राम की राजस्व मिला था तो वो रुक गया था।
यानी बिंबिसार को उस समय जब मिला था काशीग्राम के राजस्व 1 लाख रुपए, वो अब रोक दिया गया था। अब चूंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, कहीं न कहीं और भी कारण रहे थे। अब बिंबिसार की हत्या के पश्चात कौशल देवी की भी मृत्यु हो गई, परंतु काशीग्राम का राजस्व मगध को पूर्ववत मिलता रहा। कौशल नरेश प्रसन्नजीत अपने बहनोई की हत्या और बहन की मृत्यु से काफी दुखी था। उसने पितृहंता अजातशत्रु को काशीग्राम का राजस्व देना अनुचित समझा और इसे बंद करवाया। तो बंद कौन करवाता है? प्रसन्नजीत, जो कौशल देवी के भाई था। इससे परेशान होकर, नाराज होकर अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया और एक लंबे समय तक कौशल और मगध में संघर्ष चला। और इस युद्ध में कभी प्रसन्नजीत पराजित होता है तो कभी अजातशत्रु पराजित होता है। काफी लंबे समय तक ये युद्ध चला था। एक बार तो प्रसन्नजीत को हराकर श्रावस्ती भागना पड़ा था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन दूसरी बार प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु पर विजय प्राप्त की और उसे वह बंदी बना लेता है। लेकिन फिर भी वह रिश्ते का लिहाज करता है, क्योंकि अजातशत्रु जो था वो प्रसन्नजीत का भांजा था, और उसे अजातशत्रु को स्वतंत्र कर देता है। इसके बाद कौशल और मगध में आपस में समझौता हो जाता है, दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है और प्रसन्नजीत ने काशीग्राम का जो राजस्व है उसके समेत पुनः अजातशत्रु को वापस शासन लौटा देता है। और इसके साथ ही उसने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह भी मगध सम्राट अजातशत्रु के साथ कर दिया। और अब हालात ये बने कि दोनों राज्य एक दूसरे के मित्र बन गए, जो प्रसन्नजीत के समय दुश्मन बन गए थे। लेकिन उसके बाद काफी लंबे संघर्ष के बाद अब वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए और वो दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। तो पहला था कौशल के साथ संघर्ष, दूसरा आता है वैशाली पर विजय। ये महत्वपूर्ण कार्य अजातशत्रु का था कि वैशाली के जो लिच्छवी वंश के शासन चल रहा था उनको परास्त करना। जैन साहित्य से इस युद्ध के कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है। कहा भी जाता है कि मृत्यु से पहले बिंबिसार ने अपना प्रसिद्ध जो हाथी था, सैगण हाथी का नाम था, और 18 लड़ियों वाला एक हीरे का हार था, वो अपनी पत्नी चेलन्ना से जो उत्पन्न पुत्र थे हल्ल और बहल्ल को दे दिया था। राजा बनने के बाद अपनी रानी पऊ मावी के उकसाने पर अजातशत्रु ने इन दोनों वस्तुओं की मांग की। अब इन्हें वापस देने के बदले दोनों भाई अपने नाना के पास वैशाली चले गए। दोनों भाई मतलब हल और बहल। इस पर नाराज होकर अजातशत्रु ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। और बुद्ध घोष की एक टीका है शिवमंगल विलासिनी, उसमें वर्णन है कि युद्ध का एक अन्य कारण भी दिया गया है, जिसके अनुसार कीमती पत्थरों या सुगंधित पदार्थों के खानों के स्वामित्व को लेकर झगड़ा और मगध के शासक के साथ लिच्छियों का विश्वासघात इस युद्ध का कारण रहा है। तो वैशाली के साथ जो युद्ध हुआ था उसके कई कारण बताए गए हैं, चाहे वो हाथी सैगण 18 लड़ियों वाले हीरे का हार का हो, चाहे वहां पर मिले सुगंधित पदार्थ और कीमती पत्थरों को लेके हो, स्वामित्व को लेके हो, और जो मगध के साथ लिच्छियों का विश्वासघात भी इस युद्ध का एक कारण रहा है। युद्ध का एक अन्य संभावित कारण था कि एक साम्राज्यवादी शासक अपने पड़ोस में भय किसी अन्य शक्तिशाली शासक का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं था। महापरिनिर्वाण सूत्र से ज्ञात होता है कि जिस समय गौतम बुद्ध राजगृह में थे उसी समय अजातशत्रु वैशाली विजय की तैयारी कर रहा था। यहाँ देखो ये चीज भी है कि जो महात्मा बुद्ध था वो अजातशत्रु का समकालीन भी
माना जाता है? ये क्वेश्चंस भी 2-3 बार आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से किन शासक का समकालीन रहा है, तो उसमें 3-4 अल्टरनेट आएंगे। तो आपको याद रखना है कि अजातशत्रु का समकालीन महात्मा बुद्ध रहा है। अजातशत्रु ने कहा था कि मैं वज्जियों का उन्मूलन कर दूंगा, चाहे वे कितने भी बलशाली और ताकतवर क्यों न हो। मैं इन वज्जियों को उखाड़ दूंगा, मैं इन्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा। उसने अपने निश्चय की सूचना बुद्ध के पास भी भिजवाई थी। तो युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व दोनों पक्षों ने तैयारी भी की। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया, जहां से युद्ध का संचालन किया जा सकता था। उसने अपने मंत्री वश्यकार को वैशाली भी भेजा, जिससे लिच्छियों की एकता भंग की जा सके। वैशाली के शासक ने भी वज्जी संघ की सभा बुलाकर सबकी राय से युद्ध का निर्णय लिया। प्रोफेसर राय चौधरी ने ठीक ही लिखा है कि मगध, कौशल और वज्जी के युद्ध इक्का दुक्का युद्ध की घटनाएं नहीं थी, वरन मगध के बढ़ते प्रभाव के विरोध में चल रहे आंदोलन के प्रतीक भी थे। जिस प्रकार एक बार रोम के प्रभाव के विरुद्ध सेमनाइटो, एट्रिस्कन तथा गालों में संघर्ष होना पड़ा था, उसी प्रकार मगध के विरुद्ध धुंधाते धुएं ने भी युद्ध की लपटों का रूप ग्रहण कर लिया था। तो ये था मगध और वैशाली के बीच एक लंबा युद्ध चलता है। यह युद्ध करीब 16 वर्षों तक चला और इस युद्ध में मगध की विजय युद्ध के नए उपकरणों महाशिला कंटक, एक पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, तथा रसमूलक एक गदा युद्ध गाड़ी थी, इनकी मदद से हुई थी। अब लिच्छियों के साथ साथ पराजित राज्यों काशी, विदेही, मल्ल इत्यादि पर भी मगध का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ये वैशाली पर विजय होती है, कौशल के साथ संघर्ष होता है, और उसके बाद देखो ये चीज भी बहुत बार पूछी गई कि महाशिला कंटक और रत्नमूसल नामक जो हथियार थे वो किस युद्ध में अजातशत्रु ने प्रयुक्त किए थे। तो आपको याद रखना है वैशाली के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें इसका प्रयोग किया गया था। अब आता अवंती और मगध। तो पहला कौशल, वैशाली और अवंती। मगध के बढ़ते प्रभाव से आतंकित होकर अवंती के शासक ने भी मगध पर आक्रमण की योजना बनाई। अवंती के इस संभावित आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु को राजगीर की नई किलेबंदी करनी पड़ी, और अवंती राज जो था प्रद्योत, वह बिंबिसार जो उसका मित्र भी था की हत्या से दुखी और क्रुद्ध भी था। हत्या अजातशत्रु ने की थी तो उसको लेके भी नाराजगी थी अवंती राज प्रद्योत की, इसलिए उसने मगध पर आक्रमण की योजना बनाई, परंतु वह मगध पर आक्रमण नहीं कर सका। तो ये था एक अजातशत्रु का वर्णन। और 462 ईस्वी में अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तब तक अजातशत्रु ने जो मगध साम्राज्य था उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो यहां पर हमने अजातशत्रु के बारे में आपसे चर्चा की है कि किस प्रकार अजातशत्रु की शुरुआत होती है, अपने पिता की हत्या करके वो मगध का शासक बनता है, और उसके बाद किस प्रकार जो अपने पिता की जो नीतियां है, और उसकी नीतियां क्या थी, कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के आधार पर ही वो मगध साम्राज्य का विस्तार करता है। वैवाहिक संबंधों में शुरू में देखता है कौशल, नरेश प्रसेनजीत भी अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करता है, और उसके बाद उनके संबंध मैत्रीपूर्ण भी हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो कौशल, वैशाली या हम अवंती देखते हैं, तीनों के शक्तिशाली थे, और उन तीनों पर विजय प्राप्त करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और अजातशत्रु ने ऐसा काम किया और मगध का साम्राज्य
वाद का काफी विकास किया और उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो ये था अजातशत्रु। थैंक यू।